नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मनीष। किसी भी देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला दस्तावेज बजट के नाम से जाना जाता है। बजट सरकार का आय और व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा होता है। इसके माध्यम से सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए संपूर्ण योजनाओं को सामने रखती है। साथ ही सरकार जनता को जानकारी देने के साथ साथ विधायिका से इस बजट पर स्वीकृति भी हासिल करना चाहती है। ये भी बजट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। जल्द ही केंद्र सरकार विधायिका के सामने अपनी बजट को पेश करने वाली है। इस बजट को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाएगा। आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बजट से देश के लोगों को किस तरह की उम्मीदें हैं, और इसे हमने 5 सेगमेंट्स के अंतर्गत बांटा है। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी वीडियो के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बजट की सामान्य जानकारी हासिल करेंगे कि बजट वस्तुतः होता क्या है। इसके बाद देखेंगे 5 सेक्टर में देखने का प्रयास करेंगे कि बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं। कौन कौन से सेक्टर हैं, जैसे किसानों के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की ऋण माफी का मुद्दा क्या बजट में आ सकता है। क्या इस तरह के जो किसानों की उम्मीदें हैं, इस तरह की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। दूसरा सेक्टर जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत बजट से जिसके अंतर्गत उम्मीद की जा सकती है, वो है मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, यानी MSME सेक्टर। तीसरा जो सेक्टर है वो है रियल एस्टेट का। फिर चौथा सेक्टर है सड़क अवसंरचना का। आप जानते हैं कि किसी भी देश की आधारभूत अवसंरचना के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है सड़क अवसंरचना। तो इस क्षेत्र को लेकर के किस तरह की उम्मीद बजट 2024-25 से लगाई जा सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। ग्रीन परियोजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं, खासतौर से जिस तरह से वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन का खतरा और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए अलग अलग सरकारें ग्रीन परियोजनाओं को, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को शुरू कर रही हैं। तो भारत सरकार का इसमें क्या दिशा हो सकती है, किस तरह के कदम उठा सकती है, इस पर चर्चा करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है आप यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के देख सकते हैं इसको। भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे खंडों से ये पूरा विषय जुड़ेगा। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इस प्रोग्राम की PDF फाइल भी उपलब्ध कराने का हम आपको प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बजट वस्तुतः होता क्या है। बजट किसी भी सरकार के आय और व्यय का संपूर्ण लेखा जोखा होता है। इसमें सरकार के व्यय के साथ साथ उसके कर प्राप्त करने के साधन क्या हो सकते हैं, उसके लेन देन और उसकी योजनाओं का एक पूरा ब्लूप्रिंट पेश किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 112 में केंद्रीय बजट को आर्थिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 112 के तहत इसको वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है। ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला दस्तावेज होता है। साथ ही बजट के आप कह सकते हैं कि 2 भाग होते हैं सामान्य तौर से। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक भाग किसी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से मिलता जुलता है, जैसे पिछले बजट से लेकर के सरकार की वित्तीय गतिविधियों और परफॉर्मेंस का, निष्पादन का इसमें सामान्य तौर से विवरण होता है। तो ये इसी तरह से होता है। मान लिया किसी कंपनी का एक जो रिपोर्ट कार्ड होता है, वार्षिक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है बजट का एक भाग। और दूसरे भाग में क्या शामिल होता है? अगले बजट तक की, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है, आप जानते हैं वर्तमान वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर के अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। तो अगले बजट कब पेश किया जाएगा? अगले बजट को आप जानते हैं सामान्यतः फरवरी को पेश किया जाता है। फरवरी में पेश किया जाता है, जो अगले वर्ष पेश किया जाता है। तो अगले बजट तक की अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजनाएं दूसरे भाग में पेश की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जन सामान्य को जानकारी देना और विधायिका यानी संसद की स्वीकृति इस पर हासिल करना। इसको आप सामान्य रूप से बजट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। साथ ही बजट के माध्यम से किसी देश में संसाधनों के वितरण को भी सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के वितरण के आवंटन के रूप में भी बजट को आप देख सकते हैं। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को व्यापक स्थिरीकरण प्रदान करने के लिए, स्टेबलाइजेशन प्रदान करने के लिए भी बजट पेश किया जाता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए बजट में अलग अलग तरह की वित्तीय योजनाएं पेश की जाती है।
अब हम 5 सेक्टर देखते हैं जहां पर बजट से उम्मीदें की जा सकती हैं कि बजट में इस तरह के परिवर्तन होंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर आप जानते हैं कि किसानों को लेकर के बजट में कई तरह की घोषणाएं हो सकती हैं, और किसानों की जो सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है वो कौन सी है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर के है और ऋण माफी को लेकर के है। किस तरह की बातें हैं? किसान चाहते हैं कि किसानों को एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2 प्लस 50%, जो कि उत्पादन की व्यापक लागत का 1.5 गुना है, यानी किसान चाहते हैं कि उनको जितना उत्पादन फसल के उत्पादन के दौरान जितनी उनकी लागत है उससे 1.5 गुना अगर उस फसल पर उनको आय हो जाती है तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, जो कि एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। तो किसानों की डिमांड है कि इसके अनुसार उन्हें एमएसपी मिलना चाहिए, और साथ ही उचित एमएसपी के बिना कृषि संकट का समाधान असंभव होगा। ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आपको कृषि संकट का, कृषि में घटती आय का समाधान करना है तो उसके लिए जरूरी है कि किसानों को बेहतर एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनकी फसलों के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। साथ ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है उत्पादन की कीमत का। हाल ही में किसानों का आपने देखा है कि अलग अलग फसलों को लेकर के किसानों की उत्पादन की जो कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उसके कई कारण हैं। जैसे जो कृषि इनपुट है, कृषि अलग अलग तरह के कृषि उपकरण हैं, चाहे वो बीज को लेकर के हो, उर्वरकों को लेकर के हो, कीटनाशकों को लेकर के हो, चाहे डीजल की कीमत हो, हाल ही में उनकी कीमत लगातार बढ़ने की वजह से किसानों की लागत भी, फसल उत्पादन की लागत भी बढ़ी है। तो किसानों की एक महत्वपूर्ण उम्मीद है कि चाहे उर्वरक हो, बीज हो, कीटनाशक हो, डीजल, पानी और बिजली जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कमी आए। सरकार इस तरह की योजनाओं का निर्माण करे, इस तरह की वित्तीय योजनाएं सामने लाए। साथ ही किसानों की एक महत्वपूर्ण चिंता ये भी है कि अगर उचित एमएसपी दे दिया जाता है या हाई एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों के अंतर्गत दे दिया जाता है, उसके बावजूद भी अगर उनकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है, अगर उनकी उत्पादन लागत बहुत रहती है, तो इस हाई एमएसपी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इसमें एक बेहतर संतुलन भी स्थापित किया जाना चाहिए। साथ ही किसान ये भी चाहते हैं जो कृषि उपकरण है, जो कृषि इनपुट है, उनकी कीमत बाजार निर्धारित न करके सरकार का भी उस पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी वो कॉरपोरेट द्वारा उसका मूल्य निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को उनके उत्पादन में समर्थन देने की मांग भी किसानों द्वारा की जाती है। कुछ और महत्वपूर्ण डिमांड है, वे कौन कौन सी है? जैसे किसानों की ऋण माफी को लेकर के डिमांड है। किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए पूर्ण एक मुश्त ऋण माफी की मांग है, और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आलोचना कृषि विशेषज्ञों द्वारा यह भी की जाती है कि जहां कॉर्पोरेट सेक्टर के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए, वहीं सरकार किसानों के लिए धन की कमी का दावा करती है। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी एक महत्वपूर्ण सुधार की मांग है, क्योंकि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है उसकी एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वो बीमा कंपनियों को तरजीह देती है, न कि किसानों को, और इसलिए एक व्यापक फसल बीमा योजना की भी मांग उनके द्वारा की जा रही है, और वो बजट से उम्मीद करते हैं कि इस तरह की योजनाओं को बजट के अंतर्गत, बजट 2024-25 के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। साथ ही सिंचाई और बिजली में सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में कमी भी किसानों की एक महत्वपूर्ण चिंता है। इसमें सरकारी निवेश में कमी के कारण लगातार किसानों की उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिजली की कीमत अगर बढ़ेगी और अगर सिंचाई की कीमत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से फसल उत्पादन का जो उत्पादन लागत है वो बढ़ती चली जाएगी। और इसलिए किसान चाहते हैं कि निजी कंपनियों का जो नियंत्रण है उसको ढीला किया जाए, और इसमें सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो और चाहे बिजली का क्षेत्र हो। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसका भी विस्तार करने की मांग भारत एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र द्वारा की जा रही है, और मोदी सरकार, ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान सरकार हमारी चल रही है इसके दौरान मनरेगा का वित्त पोषण सामान्यतः, अगर उसको आप इन्फ्लेशन से मापने का प्रयास करते हैं, मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, उसके एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए मापने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं मनरेगा का जो वित्त पोषण है उसमें एक कमी आई है। तो ग्रामीण रोजगार और कृषि शक्ति को समर्थन देने के अंतर्गत इसका विशेष महत्व है, और इसलिए इसके बजट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, मनरेगा का विस्तार करने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र की जो कृषि शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, उसको बनाए रखा जा सके। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो कि किसानों के हैं। साथ ही भूमि संबंधी मुद्दों को भी सुलझाए जाने की उम्मीद
किसानों द्वारा की जा रही है। जैसे किसानों और आदिवासी समुदायों की अपेक्षा माना जा रहा है कि कुछ कॉरपोरेट हितों को भूमि संबंधी मुद्दों के अंतर्गत तरजीह दी जा रही है और कृषि भूमि को जबरन अधिग्रहण से बचाने के लिए भूमि संबंधों में आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो किसान उम्मीद करते हैं कि बजट में उनकी इस तरह की उम्मीदों का विशेष तौर से ख्याल रखा जाएगा। अगला जो सेक्टर है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, MSME सेक्टर है। इसके विकास के लिए जो महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र जो हाल ही में इस क्षेत्र के मंत्री द्वारा अभी 6 स्तंभ इसके बताए गए हैं, 6 स्तंभों की पहचान की गई है MSME सेक्टर के अंतर्गत में कौन कौन से हैं। इस सेक्टर का औपचारीकरण करने की आवश्यकता है, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मलाइजेशन करने की आवश्यकता है और साथ ही MSME सेक्टर तक ऋण की एक बेहतर पहुंच स्थापित करना भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा, ताकि इस सेक्टर की अगर ऋण तक पहुंच होगी तो उस ऋण के आधार पर ये अपना विस्तार कर सकते हैं। और क्योंकि MSME सेक्टर भारत में रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है और इसलिए इस तक ऋण की पहुंच करवा करके भारत में रोजगार सृजन की भी बेहतर स्थितियों का निर्माण करवाया जा सकता है। साथ ही इस सेक्टर की बाजार पहुंच को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसका विस्तार हो सके। साथ ही ई कॉमर्स को भी अपनाया जाने की आवश्यकता है ताकि इसकी बाजार पहुंच बढ़ सके। यानी ये 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हुए। अब तीसरा स्तंभ कौन कौन सा है, इस सेक्टर में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादकता में सुधार किया जाए। साथ ही कौशल संवर्धन यानी स्किल एडवांसमेंट के साथ साथ सेवाओं में डिजिटलीकरण, खादी ग्राम और कॉयर उद्योगों का वैश्वीकरण करने की भी आवश्यकता है। तो ये 6 फोकस क्षेत्र हैं जो कि MSME सेक्टर के हैं। कॉयर का आप जानते हो कि सामान्य मतलब कॉयर का क्या है, कॉयर का मतलब है कि नारियल के छिलके से निकलने वाले जो रेशे होते हैं, जो खुरदरे रेशे होते हैं, उनका इस्तेमाल करना, उनके इस्तेमाल के माध्यम से रस्सी का निर्माण करना, गद्दों का निर्माण किया जाता है। तो उस उद्योग की यहाँ पर बात हो रही है। तो MSME सेक्टर के ये 6 स्तंभ है जिनकी पहचान की गई है। किस तरह की बजट में उम्मीद की जा सकती है MSME सेक्टर के निर्यात को बढ़ावा देने को लेकर के, इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने को के अंतर्गत विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक आधार और रोजगार सृजन के लिए ये सेक्टर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी आपको बताया कि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या को बहुत बड़े स्तर पर रोजगार देने की क्षमता रखता है MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, और ये भारत का एक मजबूत आर्थिक आधार भी है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। वित्त वर्ष 2030 तक इसकी निर्यात वृद्धि को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और निर्यातकों को समर्थन देने और सक्षम इकोलॉजिकल सिस्टम यानी एक बेहतर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जहां पर मैं अपने फील्ड का न केवल विकास कर सके बल्कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका विस्तार भी करने में सक्षम हो, इस तरह की केंद्रित नीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है जिनकी बजट से उम्मीद करता है MSME सेक्टर। किस तरह की वित्तीय सहायता और नीति अनुशंसाएं इस सेक्टर के लिए की गई है या की जा रही है। वित्तीय दबाव कम करने के लिए, इस सेक्टर पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी ऐसे एसेट जो कि नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, गैर निष्पादन करते हैं, किसी तरह का परफॉर्मेंस नहीं करते, उसकी समय सीमा को MSME सेक्टर के अंतर्गत 90 दिन से बढ़ाकर के 180 दिन की डिमांड की जा रही है और बजट से इस तरह की उम्मीद है कि इसके अंतर्गत जो समय सीमा है NPS समय सीमा उसको 90 दिन से बढ़ाकर के 180 दिन किया जाएगा। इसी तरह से विनिर्माण MSME को समर्थन देने के लिए ऋण गारंटी योजना का पुनर्गठन करने की डिमांड है और वित्तीय वर्ष जो वित्त बजट है, जो बजट केंद्रीय बजट वर्ष 2024-25 का है, उसमें ऋण गारंटी योजना के पुनर्गठन की उम्मीद की जा रही है। इसी तरह से निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट प्रदान करने और साथ ही MSME के लिए विशेष रूप से तैयार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का विस्तार करने की भी लगातार डिमांड हो रही है और बजट से उम्मीद है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसके माध्यम से प्रोडक्शन के विस्तार के अंतर्गत किसी को फाइनेंशियल सहायता प्रदान की जाती है किसी सेक्टर को, उसका भी विस्तार करने की उम्मीद इस सेक्टर के अंतर्गत की जा रही है। एक महत्वपूर्ण उम्मीद है तकनीकी उन्नयन की, अपग्रेडेशन की, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की। कपड़ा और परिधान क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना में परिवर्तन और साथ ही ताकि इसके माध्यम से MSME को प्रौद्योगिकी उन्नत करना, उसका
जो टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन है वो हो सके और साथ ही वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने में अपनी सक्षम भी हो सके। इसका टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन के माध्यम से वैश्विक बाजार में ये सेक्टर अपने आप को स्थापित कर सके, प्रतिस्पर्धी बना सके। इसके लिए जरूरी है कि इसे PLI योजना में इसके अंतर्गत जहां भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है वहां पर परिवर्तन हो सके। अन्य सहायता उपाय जिनकी बजट से उम्मीद की जा रही है वो है कि MSME निर्यातकों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को पुनः शुरू किया जाए और साथ ही नकदी प्रवाह चुनौतियों, यानी अगर किसी तरह की पैसे की कमी है, पैसे का प्रवाह कम हो रहा है, तो उन चुनौतियों को कम करने के लिए भुगतान समय सीमा को इसके अंतर्गत बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह की उम्मीद सेक्टर के बजट से की जा रही है। अगला जो सेक्टर विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है वो है रियल एस्टेट सेक्टर। इसका महत्व क्या है? इसके महत्व को आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्थिक विकास को गति देने के साथ साथ रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही ये शहरी विकास को भी आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसलिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस सेक्टर का विशेष महत्व स्थापित हो जाता है। इस सेक्टर के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं होनी चाहिए। किस तरह की चुनौतियों से ये सेक्टर जूझ रहा है? सतत चुनौतियों में तरलता संबंधी बाधाओं को लेकर के, यानी पैसे की कमी को लेकर के, पैसे के प्रवाह में बाधाओं को लेकर के ये सेक्टर जूझ रहा है। इसी तरह से अपने जटिल विनियामक ढांचे, यानी बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेगुलेशन सिस्टम इसके अंतर्गत है, साथ ही बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता। इस सेक्टर में एक आप कह सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी निर्मित करने की आवश्यकता है और बजट से ये सारी उम्मीदें हैं। अफोर्डेबल यानी किफायती आवास क्षेत्र में मंदी का सामना सामान्य तौर से फिलहाल करना पड़ रहा है, जिससे लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल है और ये सेक्टर उम्मीद करता है कि सरकार अपने नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से इस सेक्टर की समस्याओं का समाधान किसी न किसी प्रकार से करेगी। और क्या उम्मीदें हैं? बजट 2024 से इस सेक्टर को घर खरीदने वालों के लिए कर राहत की उम्मीद है। जैसे आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत गृह ऋण ब्याज के लिए कटौती की सीमा में वृद्धि और मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए अलग कटौती की पुनः शुरुआत करने की मांग इस सेक्टर द्वारा की जा रही है। रियल एस्टेट लेन देन के विभिन्न चरणों में कुल कर भार केंद्रीय और राज्य दोनों को मिलाकर के उसको सीमित करने का भी प्रस्ताव इस सेक्टर के द्वारा, इस सेक्टर के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा किया गया है और बजट से उम्मीद है कि वो इन सारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। साथ ही इस सेक्टर के अंतर्गत जो GST वस्तु एवं सेवा कर है उसकी जो दर है उसको युक्ति संगत बनाने के साथ साथ विशेष रूप से निर्माणाधीन संपत्तियों के लिए इस युक्ति संगत जो GST की दरें हैं इसको तर्क संगत बनाने की डिमांड इस सेक्टर द्वारा की जा रही है और वो उम्मीद करता है कि बजट में ये सारी डिमांड उसकी पूरी होंगी। किफायती आवास पहल को पुनर्जीवित करना एक महत्वपूर्ण डिमांड है। इसमें भारत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जैसे प्रोत्साहनों की बहाली के साथ साथ इस क्षेत्र में डेवलपर्स के लिए संभावित 100% कर छूट की डिमांड ये क्षेत्र करता है और उसे उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में उसकी ये सारी डिमांड्स पूरी होंगी, ये सारी उम्मीदें पूरी होंगी। नीतिगत सुधारों की भी ये मांग करता है रियल एस्टेट सेक्टर, जैसे वित्त पोषण तक पहुंच को आसान बनाने के साथ साथ उधार लेने की लागत को कम करने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए इस सेक्टर को यानी रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा देने की मांग इसके द्वारा की जा रही है। हरित भवन प्रोत्साहन यानी ग्रीन हाउस को एक तरह से प्रोत्साहन प्रदान करना, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए लाभ, हरित भवन सामग्री के लिए सब्सिडी और प्रमाणित हरित घरों के लिए खरीदारों के लिए प्रोत्साहन की आशा इस सेक्टर द्वारा की गई है। वो उम्मीद करता है कि बजट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान होंगे। संकटग्रस्त परियोजनाओं के लिए सहायता के अंतर्गत रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए स्वामीह क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, किफायती और मध्यम आय आवास के लिए एक स्पेशल विंडो होना चाहिए जिससे इस क्षेत्र में कोष का विस्तार किया जा सके, फंड का विस्तार किया जा सके या इसके स्थान पर नई व्यवस्था डेवलप की जा सके। इस तरह की उम्मीद रियल एस्टेट सेक्टर को है। अगला सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सड़क अवसंरचना है। किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि वहां पर बेहतर सड़क अवसंरचना का निर्माण करवाया जा सके, क्योंकि
यह न केवल लोगों की मोबिलिटी को बढ़ावा देता है बल्कि सामान और सेवाओं के विस्तार को, उनकी आवाजाही को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है, जिससे न केवल रोजगार का सृजन होता है बल्कि तेजी से विकास का एक पृष्ठभूमि भी निर्मित होती है। तो इसमें सड़क अवसंरचना व्यय के अंतर्गत आगामी केंद्रीय बजट में सड़क अवसंरचना पर खर्च बढ़ाने की मांग की जा रही है। सड़क अवसंरचना में निरंतर और संवर्धित निवेश को आगे की वृद्धि को समर्थन देने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि भविष्य में बेहतर विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण सड़क अवसंरचना के माध्यम से होता है और इसी के कारण इसके अंतर्गत खर्च बढ़ाने की डिमांड की जा रही है। साथ ही कुछ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी लगातार बात हो रही है। आप जानते हैं कि सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी सड़कों का विस्तार करने के साथ साथ हमारे देश में एक जो हरित विकास की प्रणाली अपनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी एक संकल्पना को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए एक मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड उपयोगकर्ता अनुकूल दृष्टिकोण की आवश्यकता को संबोधित किया जाए और ऐसे चार्जिंग पॉइंट स्थापित किया जाए जिसमें चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स के लिए अपनी सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म शामिल हो और जिसका उद्देश्य चार्जिंग अनुभव को सरल बनाना और ईवी उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच में सुधार करना महत्वपूर्ण हो। तो सड़क अवसंरचना के अंतर्गत इस तरह की डिमांड है। साथ ही कार्बन तटस्थता लक्ष्य भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है सड़क अवसंरचना के अंतर्गत। जैसे जैसे भारत कार्बन तटस्थता की ओर बढ़ रहा है, यानी अपना कम से कम कोशिश कर रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जन करे, शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए विद्युतीकरण को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में पहचाना जा रहा है। एक मजबूत इलेक्ट्रिकल व्हीकल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आपूर्तिकर्ताओं, नीति निर्माताओं और अन्य स्टेक होल्डर्स हितधारकों के बीच सहयोग को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बाजार परिदृश्य और विकास पूर्वानुमान पर किस तरह की बात कही जा रही है, किस तरह की उम्मीदें विशेषज्ञों द्वारा की जा रही है। वो कहते हैं कि भारतीय ऑटो उद्योग की जो वृद्धि दर है वो वर्तमान में 7 से 8% है, जो संभवतः 10% तक होने की उम्मीद है और इसके लिए जरूरी है कि जो सड़क अवसंरचना है उसका बेहतर विकास लगातार बनाए रखा जा सके, उसका मेंटेनेंस किया जा सके। इसी तरह से एक और उम्मीद है ऑटोमोबाइल सेक्टर की, और वो कहता है कि लग्जरी कार सेगमेंट अपने छोटे आधार के कारण मास मार्केट सेगमेंट की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेगा और इसके लिए भी जरूरी है कि बेहतर व्यवस्थाएं हो सड़क अवसंरचना के अंतर्गत। तो सड़क अवसंरचना के अंतर्गत बेहतर खर्च की, एक बड़े खर्च की उम्मीद बजट से लगातार की जा रही है और ऐसी उम्मीद न केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर के द्वारा की जा रही है बल्कि ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर के द्वारा की जा रही है। ग्रीन परियोजना के अंतर्गत बजट को किस तरह से देखा जा रहा है? सरकारी प्रतिबद्धताएं और बजट पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिबद्धताएं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की प्रतिबद्धताएं व्यक्त कर सकती है। वित्त मंत्री के बजट भाषणों में अब तक हरित विकास पर ज्यादातर ध्यान दिया गया है और विशेष तौर से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म ईंधन मुक्त क्षमता विकसित करना चाहते हैं और साथ ही वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता कई बार अभिव्यक्त की जा चुकी है। तो इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप जरूरी है कि बजट में हरित विकास को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही इन्हीं कारणों से बजट से उम्मीद है कि बजट में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिश की जाएगी और साथ ही वित्तीय सहायता के साथ ही ऐसे ग्रीन इकोनॉमी के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि भी की जाएगी। यानी ऐसे सेक्टर जो ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं उनमें खर्च बढ़ाए जाने की लगातार उम्मीद रहेगी। इस बजट में केंद्रीय बजट 2024-25 में नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण अवसंरचना पर किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश और बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बोलियां आमंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि इस सेक्टर में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके और निवेश के माध्यम से इस सेक्टर का विस्तार किया जा सके और भारत अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, यानी शुद्ध कार्बन लक्ष्य को प्राप्त कर सके। 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ साथ भंडारण क्षमता भी
बढ़ाने का प्रस्ताव पूरी उम्मीद की जा रही है कि भंडारण क्षमता से संबंधित बढ़ाए जाने से संबंधित भी कुछ प्रस्ताव बजट में आने की उम्मीद है। भंडारण परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री निश्चित दरों पर दीर्घकालिक रुपया ऋण की घोषणा कर सकते हैं और सरकारी हरित बॉन्ड के माध्यम से उसको प्रोत्साहन भी प्रदान किया जा सकता है। सौर पैनल विनिर्माण को लेकर के किस तरह की उम्मीद है? भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में सौर पैनल उत्पादन में पूर्ण मूल्य संवर्धन हासिल करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार, जब मूल्य संवर्धन का मतलब हुआ कि सरकार प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जितने भी सौर पैनल के निर्माण में आते हैं वो भारत में ही निर्मित हो सके और भारत को किसी भी चीज का आयात ना कर सके। वहां भारत में ही जहां भी इसके वैल्यू एडिशन की आवश्यकता पड़ती है, भारत उसके विनिर्माण में पूरी तरह से सक्षम हो, यानी पूर्ण मूल्य संवर्धन हासिल करना भारत का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है 5 वर्षों में सौर पैनल उत्पादन के अंतर्गत, जिससे विश्व स्तर पर भारत एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बन सके। बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर के किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? सौर पैनलों के समान बजट में अगले 5 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए बैटरी उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्यों की घोषणा की जा सकती है। इस तरह के लक्ष्य आ सकते हैं और साथ ही इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण करना जैसे कार्यक्रमों का विस्तार इसके अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है और इस तरह के लक्ष्यों की घोषणा बजट में हो सकती है। ग्रीन परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण परियोजना है सरकार की राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। भारत के अच्छी तरह से वित्त पोषित राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का जो उद्देश्य है वो देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस मिशन को भारत के लिए हरित वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और यूरोप द्वारा लागू कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूरोप द्वारा एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जा रहा है और उसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि अगर कोई भी उनके यहाँ ऐसा उत्पाद आता है जो कार्बन इंटेंसिव है, यानी उसके निर्माण में किसी न किसी तरह से कार्बन उत्सर्जन, जो कि अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन उत्सर्जन की अधिक व्यवस्थाएं होती है, तो उस पर इस तरह की वस्तुओं के आयात पर यूरोप अब एक नया कर लगाएगा, एक कार्बन टैरिफ लगाएगा। इसलिए जरूरी है कि अगर हम यूरोपियन यूनियन में कोई भी किसी तरह से किसी वस्तु का निर्यात करना चाहते हैं तो इस तरह के परिवर्तनों को अपनाएं ताकि उस पर किसी तरह का कार्बन टैरिफ यूरोपियन यूनियन में न लगे। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए हरित वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और साथ ही वो भारत कार्बन सीमा समायोजन तंत्र EU के जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकता है। तो इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। तो ये कुछ सेक्टर थे जहां पर हमने बात की है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में इन सेक्टर के अंतर्गत इस तरह की उम्मीदें हो सकती हैं। जल्द ही केंद्रीय बजट 2024-25 आने वाला है और उम्मीद है कि सभी सेक्टर की जो भी उम्मीद है और सभी लोगों की जो भी उम्मीद केंद्रीय बजट 2024-25 से है वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी। इससे आज के टॉपिक से एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।